हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम विश्व भूगोल में अफ्रीका महाद्वीप पर चर्चा करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप पर अब तक हमने एक क्लास कंप्लीट कर ली है जिसमें हमने सामान्य परिचय और अफ्रीका महाद्वीप के पर्वत देखे थे। एक बार हम उनका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि अफ्रीका जो महाद्वीप है वो प्राचीन भूखंडों में शामिल है, अर्थात गोंडवाना लैंड का भाग है। इसके बाद हमने कहा था अफ्रीका महाद्वीप गरीब महाद्वीप है, भविष्य का महाद्वीप है और इसे अंध महाद्वीप भी कहा जाता है। गरीब, इनके पास शिक्षा का अभाव है इसलिए गरीब। शिक्षा, तकनीक और धन का अभाव होने के कारण अंध महाद्वीप। भविष्य का महाद्वीप, यहाँ पर संसाधन तो बहुत है लेकिन उनका अभी तक दोहन नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में उनका उपयोग किया जा सकता है, इसलिए इसे भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, ये कहा जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि अफ्रीका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसके बाद लगभग इस साइज में अफ्रीका महाद्वीप फैला हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप का जो पूर्वी भाग है उसमें हिंद महासागर है, उत्तर में इसके भूमध्य सागर है, मेडिटेरियन सी है, और पश्चिम में इसके अटलांटिक महासागर है। इसको अब हम मैप से समझते हैं। अफ्रीका जो महाद्वीप है ये उसका उत्तर वाला भाग, इसके ऊपर यूरोप है, यूरोप और अफ्रीका के बीच में भूमध्य सागर है। ये वाला भाग भूमध्य सागर का है। जब हम इसके पूर्व में देखेंगे तो ये वाला भाग हिंद महासागर का है और ये वाला भाग जो है ये अटलांटिक महासागर का भाग है। ये अब तक हमने पढ़ा पिछली क्लास में। फिर हमने कुछ संधियां देखी। संधियों में जब हमने देखा तो सबसे पहले हमने देखा ये वाली संधि। ये वाली जो संधि है ये जिब्राल्टर की जल संधि है। ये अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी से जोड़ती है। इस संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहते हैं। अब इसे भूमध्य सागर की कुंजी क्यों कहा जाता है? पहले, अब तो यहां पर सुएज नहर का निर्माण हो गया, पहले यहां पर सुएज नहर नहीं थी। ये वाला जो भाग था मिस्र का, ये वाला भाग बिल्कुल लैंडलॉक्ड था, यहां से जिब्राल्टर की जल संधि थी। जब भी किसी को भूमध्य सागर में प्रवेश करना है तो उसको इसी रास्ते आना होगा, इसलिए इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता था। ठीक है, ये भूमध्य सागर की कुंजी थी। अटलांटिक महासागर को मेडिटेरियन सी से जोड़ती है ये। इसके ऊपर की बात करें तो यूरोप है, यूरोप और अफ्रीका महाद्वीप को अलग करती है। अगर देशों की बात की जाए तो यूरोप का स्पेन देश आएगा और इनका आएगा मोरक्को देश, इनको ये अलग कर दी। फिर मेडिटेरियन सी के बाद मिस्र में सुएज नहर का निर्माण किया गया। ये जो सुएज नहर है ये मेडिटेरियन जो सी है इसको यहां पर ये रेड सी जो है, लाल सागर रेड सी, इससे जोड़ देती है। इसके बाद बाब उल मंदाब जल संधि आती है जो कि रेड सी को अरब सागर से जोड़ देती है। यहां पर अदन की खाड़ी है। इसके बाद हमने देखा था कि इस महाद्वीप से तीनों रेखाएं गुजरती हैं, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तीनों रेखाएं इससे गुजरती हैं, ये हमने देखा था। एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इसके बाद हमने इसके पर्वत देखे। पर्वतों में सबसे पहले मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में हमने देखा एटलस पर्वत। फिर यहां पर सिएरा लियोन के आसपास के भाग में हमने देखा लोमा पर्वत जो कि गिन्नी उच्च भूमि का भाग है। फिर हम नीचे आते हैं, हमने साउथ अफ्रीका में देखा, साउथ अफ्रीका, लेसोथो, स्वाजीलैंड वाले जो भाग था इसमें हमने देखा ड्रेकन्सबर्ग पर्वत। फिर हमने तंजानिया में देखा किलिमंजारो जो कि अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। और इसके बाद हमने देखा केन्या, माउंट केन्या। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसमें हमने देखा रुवेनजोरी पर्वत। ये जो पर्वत है ये लगभग विषुवत रेखा के आसपास है। केन्या सेकंड हाईएस्ट है, ये सबसे ऊंचा है। रुवेनजोरी थर्ड हाईएस्ट है अफ्रीका महाद्वीप का। ये हमने पर्वत देखी। अब हम एक बार बात करते हैं कि कर्क रेखा जो है वो अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है और वो देश कौन कौन से हैं। जब हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो ये है 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा बोला जाता है। अब जब हम देखेंगे तो कर्क रेखा यहां से आ रही है, ये कर्क रेखा गुजर रही है और ये यहां पर आ गई। ये जो देश है इसका नाम है वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा इसका नाम है। इसके बाद ये प्रवेश करती है, इसे कहते हैं मोरितीनिया, ये मोरितीनिया है। मोरितीनिया के बाद आगे जब ये प्रवेश करेगी तो ये जो देश है ये है माली, माली देश है ये। माली के बाद इससे अगले वाला जो देश आ रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है, इसका नाम है अल्जीरिया। अल्जीरिया के बाद अगले वाले जो बिंदु हैं उसमें ये यहां नाइजीरिया को, सॉरी नाइजीरिया नहीं, नाइजर को ऊपर से थोड़ा सा निकलते हुए लीबिया में प्रवेश कर जाती है। ये है नाइजर और ये है लीबिया। इसके बाद आगे निकलते हुए ये इजिप्ट में प्रवेश करती है और जिसको हम मिस्र बोलते हैं, ये मिस्र में प्रवेश करती हुई
एशिया महाद्वीप में चली जाती है। 7 देश आए, वेस्टर्न सहारा, पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। इन 7 देशों से कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर देखो, यहां से कर्क रेखा आई, वेस्टर्न सहारा, मोरितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र। ये जो भाग है ये 4 देश का है, लेकिन 4 देश इसके नजदीक है, 4 देश से कर्क रेखा गुजरती नहीं है, ये हमें याद रखना है। इसके बाद हम देखते हैं भूमध्य रेखा। ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा यहां से आ रही है, 0 डिग्री अक्षांश। सबसे पहले एक छोटा सा देश आता है साओ टोमे, उससे गुजरती है ये साओ टोमे से। फिर उसके बाद दूसरा जो देश आएगा उसका नाम गैबोन है, फिर ये गैबोन में गैबोन से गुजरेगी। गैबोन के बाद ये वाला जो भाग है जिससे मैंने रेड पेन से अभी डार्क किया, ये कांगो है, कांगो, ठीक है। वो दूसरा देश है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, जिसमें हमने रुवंजोरी पर्वत देखा था। इसके अगले वाला जो भाग है ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। इसके बाद ये यहां पर युगांडा में जाएगी, युगांडा के आगे केन्या में जाएगी, और केन्या के बाद ये सोमालिया में प्रवेश करते हुए निकल जाएगी। तो ये भी 7 देशों से गुजरती है। कौन कौन से 7 देश है? साओ टोमे, गैबोन, कांगो, कांगो रिपब्लिक या डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये देश से हैं 7 यहां पर देश थे कर्क रेखा के, 7 हैं भूमध्य रेखा के देश। अब आते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। यहां पर आएंगे तो ये जो देश है ये नामीबिया है। नामीबिया के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बाद मोजाम्बिक, और मोजाम्बिक के बाद ये द्वीपीय देश मेडागास्कर में प्रवेश करते। इस चीज को अच्छे से समझो। सबसे पहले जो ये मकर रेखा यहां तक आई और ये जो गुजरी, सबसे पहले एंटर होती है नामीबिया में। नामीबिया के बाद जाएगी ये बोत्सवाना में, यहां पर जो भाग है ये बोत्सवाना का है। फिर ये देखो ये ऊपर वाला जो भाग यहां तक है ये साउथ अफ्रीका है। तो इसके बाद जो जाएगी ये साउथ अफ्रीका महाद्वीप, सॉरी साउथ अफ्रीका देश में जाएगी। उसके बाद ये जो भाग है ये मोजाम्बिक का है, और उसके बाद यहां से गुजरेगी मेडागास्कर। इसके बारे में 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन कि मकर रेखा अफ्रीका महाद्वीप के कितने देशों से गुजरती है, तब तो हमारा आंसर है 5। लेकिन दूसरा क्वेश्चन कि मुख्य भूमि के कितने देशों से गुजरती है, अगर मुख्य भूमि पूछ लिया जाए तो आएगा 4, क्योंकि जो ये मेडागास्कर जो है ये द्वीपीय देश है। ठीक है, एक बार आगे देखते हैं। कर्क रेखा अफ्रीका महाद्वीप के 7 देशों से गुजरती है। पश्चिमी सहारा, मोरितानिया, माली, नाइजर, अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र। अब इनको याद करने का तरीका, ये आगे लिख दिया मैंने नाइजर, आप इस अल्जीरिया को 4 नंबर पे लिखें, नाइजर को 5 नंबर पे लिखें, तो ये वेस्ट टू ईस्ट का क्रम हो जाए। कैसे? सबसे पहले आएगी वेस्टर्न सहारा, वेस्टर्न सहारा के बाद ये आई मोरितानिया, मोरितानिया के बाद आई माली, माली के बाद आई अल्जीरिया, फिर ये छोटा सा भाग नाइजर का टच करेगी, यहां लीबिया आ जाएगी, और फिर मिस्र के द्वारा ये एशिया में प्रवेश करके निकल जाएगी। ये वाला भाग हुआ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा भी 7 देशों से गुजरेगी। भूमध्य रेखा सबसे पहले आएगी साओ टोमे, साओ टोमे के बाद प्रवेश करेगी गैबोन, गैबोन के बाद कांगो, कांगो के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर उसके बाद युगांडा, युगांडा के बाद केन्या, और केन्या के बाद सोमालिया। ये 7 देशों से भूमध्य रेखा गुजरेगी। भूमध्य रेखा के बाद हम जब मकर रेखा की बात करते हैं तो मकर रेखा सबसे पहले नामीबिया, नामीबिया के बाद बोत्सवाना, बोत्सवाना के बाद साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ये मेडागास्कर जो है यहां से आएगी मुख्य, यहां पर मुख्य भूमि शुरू हो रही है। ये साउथ अफ्रीका की मुख्य भूमि है, सॉरी अफ्रीका महाद्वीप की। नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, यहां पर एक देश है इस तरह का, ये है मेडागास्कर, इससे पार होकर निकल जाएगी, ये मेडागास्कर है। तो कुल मिलाकर 5 देशों से गुजरती है मकर रेखा। इसके बाद आगे देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के पठार। पठारों की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में हम मुख्यतः निम्न पठारों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे हम गिन्नी उच्च भूमि, फिर देखेंगे जोस का पठार, कतंगा का पठार, बी का पठार, व्रतकारू पठार। पूर्वी अफ्रीकन पठार और इथोपियन उच्च भूमि। ये पठार हम इस क्लास में चर्चा करने वाले हैं।
पहले हम एक बार मैप पर इनको ड्रॉ कर लेते हैं। मैप पर ड्रॉ करेंगे तो ये वाला जो भाग है ना, ये है गिन्नी उच्च भूमि। इस गिन्नी उच्च भूमि में आपको दो चीजें याद रखनी। यहां पर एक पर्वत है जिसका नाम लोमा है, जो कि हमने पर्वत में पढ़ा था। एक दूसरा पठार है, इसका नाम जो है वो फाउटा जालोन का पठार है, फाउटा जालोन। ये जो पठार है ना, ये जो पश्चिमी अफ्रीका है, इसमें जल विभाजक की तरह कार्य करता है। जल विभाजक जिस प्रकार राजस्थान में अरावली जल विभाजक का कार्य करती है, उसी प्रकार यहां पर फाउटा जालोन का पठार करता है। ठीक है, उसके बाद जब अपन चलेंगे तो ये भाग जो है नाइजर हमने पढ़ लिया। ये जो पठार है ये गिन्नी उच्च भूमि है। फिर हम देखते हैं ये नाइजर और ये नाइजीरिया, इन दोनों में जो पठारी भाग है, ये जो पठारी भाग है इसको बोलते हैं जोस का पठार। फिर ये हमने पढ़ा था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये वाला जो भाग था, और इसके नीचे जो देश है वो है जाम्बिया। ठीक है, इन दोनों देशों में विस्तार है। इस पठार का नाम है कतंगा का पठार। इसके जब हम साइड में आएंगे तो यहां पर अंगोला देश है। इस अंगोला देश में जो पठार है उसका नाम है बी का पठार। नीचे जब हम साउथ अफ्रीका पहुंचेंगे तो साउथ अफ्रीका में हमें एक पठार मिलेगा जिसे बोलते हैं हम वृत्तकारु का पठार। ये वृत्तकारु का पठार है। फिर हम आएंगे विषुवत रेखा के आसपास। ये वाला जो भाग है, ये विषुवत रेखा के आसपास वाला भाग, यहां पर ऐसे एक पठार का विस्तार है। इस पठार का जो नाम है वो है पूर्वी अफ्रीकन पठार, जो कि सबसे बड़ा पठार है अफ्रीका महाद्वीप का। इसके ऊपर जब हम चलेंगे तो इस वाले भाग में ये इथोपिया है, और यहां पर एक पठार आता है इथोपियन उच्च भूमि, जिसे हम अबिसिनियन पठार के नाम से भी जानते हैं। ये चीजें हमें पढ़नी है अब पठारों में। तो हम एक एक पठार के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं गिन्नी उच्च भूमि। हमने देखा कि अफ्रीका महाद्वीप जो है कुछ इस प्रकार का अफ्रीका महाद्वीप अगर हम बनाएं, एक छोटा अफ्रीका महाद्वीप बनाते हैं यहां पर, तो इस प्रकार का अफ्रीका महाद्वीप, इसके ये वाला जो भाग है यहां पर हमें पाया जाता है गिन्नी उच्च भूमि। ठीक है, पश्चिम में स्थित है, क्योंकि अगर हम इसको लाइन ड्रॉ करके देखेंगे तो ये पश्चिमी साइड में स्थित है। ठीक है, और यहां पर इस पठारी क्षेत्र में फाउटा जालोन पठार और लोमा पर्वत, इस पठारी क्षेत्र में हमें एक पर्वत मिलेगा लोमा और एक पठारी भाग मिलेगा फाउटा जालोन। ये जो फाउटा जालोन पठार है, इसका संपूर्ण जो विस्तार है वो इस गिनी देश में ही है। लगभग मतलब पूरा विस्तार मुख्यतः गिनी में स्थित है, और इसे पश्चिमी अफ्रीका में जल विभाजक का कार्य करता है ये पठार। तो हमें यहां पर दो ही चीजें याद रखनी, गिन्नी उच्च भूमि अफ्रीका के पश्चिम में स्थित है, फाउटा जालोन पठार और लोमा पर्वत दोनों ही इसी के भाग हैं। और फाउटा जालोन जो पठार है वो मुख्यतः गिनी में है, और ये पश्चिमी अफ्रीका में जल विभाजक का कार्य करता है। हमें ये चीजें याद रखनी। अब हम आगे चलते हैं। दूसरा जो हमारा पठार है वो हम पढ़ेंगे जोस का पठार, नाइजर और नाइजीरिया। ऊपर वाला देश था नाइजर, इसके नीचे ही दूसरा देश था नाइजीरिया। इन दोनों देशों में जिस पठारी भाग का विस्तार है ये है जोस का पठार। जोस का पठार, इस जोस के पठार में टिन के भंडार पाए जाते हैं। टिन के भंडार यहां पर पाए जाते हैं, यही चीजें याद रखें। फिर आता है कतंगा का पठार। ये ऐसे है, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, और इसके नीचे के वाले भाग में यहां पर है जाम्बिया देश। इन दोनों देशों के बीच में जो पठारी भाग आएगा वो है कतंगा का पठार। ये वाला जो पठारी भाग है इसे कहते हैं कतंगा का पठार। यहां पर तांबा और कोबाल्ट के भंडार पाए जाते हैं, ये हमें याद रखना। अब हम देखें तो ये हमने देखा, इसके साइड में जब अपन आएंगे तो यहां पर हमें एक और देश मिलेगा इस साइड में, जहां ऐसी उसकी स्थिति है, इसे बोलते हैं एंगोला। इस एंगोला देश में जो पठारी भाग है उसे बोलते हैं बी का पठार। यहां पर बी का पठार है। उसके बाद नीचे की तरफ जब हम जाएंगे तो यहां पर नीचे की तरफ साउथ अफ्रीका, यहां पर नामीबिया बोत्सवाना जैसे देश है, उसके नीचे साउथ अफ्रीका आएगा। उस साउथ अफ्रीका जो है इसमें जो पठार है इसे बोलते हैं वृत्तकारु का पठार। ये पठार है वृत्तकारु का पठार। ठीक है, सबसे पहले कतंगा का पठार डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया में स्थित है। तांबा और कोबाल्ट के भंडार यहां से पाए जाते हैं। बी का पठार अंगोला, अभी हमने देखा ये तो था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और ये था जाम्बिया, और इसके लगभग इस साइड में जो है वो अंगोला है। यहां पर पाया जाता है बी का पठार। जाम्बेजी नदी का उद्गम होता है यहां से। जाम्बेजी नदी जो हम अपवाद अंतर में पढ़ेंगे वो उस नदी का उद्गम होता है। और यहां पर जो भंडार पाए जाते हैं वो बॉक्साइट के पाए जाते हैं। बॉक्साइट के भंडार इस अंगोला वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला वृत्तकारु का पठार। वृत्तकारु का जो पठार है दक्षिण अफ्रीका में विस्तृत है। इसमें लावा की परत उपस्थित है, मतलब इसका जो निर्माण है वो लावा निर्मित पठारों से हुआ है। वृत्तकारु का जो पठार है इसका जो निर्माण है वो लावा से हुआ है।
ठीक है। इसमें सोना, हीरा, प्लेटिनम और कोयला आदि के भंडार पाए जाते हैं। ये भंडार व्रतकारों के पठार में पाए जाते हैं। पूर्वी अफ्रीकी पठार, पूर्वी अफ्रीका पठार अफ्रीका के पूर्वी भाग में विषुवत-रेखीय क्षेत्र में, हमने देखा था ये विषुवत-रेखीय क्षेत्र था। इसके इस क्षेत्र में जो है ये अब पूर्वी अफ्रीकन पठार पाया जाएगा। पूर्वी अफ्रीकन जो पठार है, ये पठार जो है अफ्रीका का सबसे बड़ा पठार है, सबसे बड़ा पठार है। इसी पठार में यहां पर तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत है, और यहां पर हम झीलों में एक विक्टोरिया झील पढ़ेंगे, उस विक्टोरिया झील भी यहीं पर है। विक्टोरिया झील जो है वो यहीं पर है, और यहीं पर हम पढ़ेंगे किलिमंजारो पर्वत, जो हमने पर्वतों में पढ़ा है, ये किलिमंजारो पर्वत है। मसाई जनजाति यहां निवास करती है। हमें इस चीज के बारे में क्या क्या याद रखना, पूर्वी अफ्रीका पठार, पहले तो हम देखते हैं कि ये मान लिया कि ये विषुवत रेखा गुजर रही है, विषुवत रेखा के यहां पर पूर्वी अफ्रीकन पठार का विस्तार मान लिया, सबसे बड़ा पठार, ठीक है। सबसे बड़े पठार के बाद हमने देखा यहां पर एक पर्वत पाया जाता है जिसे किलिमंजारो, तंजानिया में, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है। इसके अलावा एक झील पाई जाएगी, ये विक्टोरिया झील यहां पाई जाएगी। यहां पर एक जनजाति निवास करती है जिसका नाम मसाई है। ये हमें पूर्वी अफ्रीकन पठार के बारे में याद रखना। ये जनजातियां जब हम पढ़ेंगे, अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाने वाली जनजातियां, उसमें हम इसको दोबारा भी पढ़ेंगे। इसके बाद अगला आता है इथोपियन उच्च भूमि। इथोपियन उच्च भूमि, इथोपिया उच्च भूमि, इसे अबीसीनियन पठार के नाम से भी जाना जाता है। अबीसीनियन पठार भी इसको कहा जाता है। इसका जो विस्तार है ना, वो इथोपिया में। पठारी क्षेत्र में लवणीय झील अस्सल और मीठे पानी की झील ताना झील है, जिसे ब्लू नील नदी का उद्गम होता है। अब देखो, हमने देखा था कि इथोपिया पठार लगभग इस तरफ है, पूर्वी साइड में। इस पठार क्षेत्र में एक तो ताना झील पाई जाएगी, ताना झील पाई जाएगी। इस ताना झील से एक नदी निकलेगी जो आगे जाके व्हाइट नील में मिलेगी, और वो दोनों मिलकर नील नदी का निर्माण करेंगे। ब्लू नील नदी जो है वो ताना झील से निकलेगी, ये है ताना झील। एक यहां पर लवणी झील पाई जाती है, अस्सल, अस्सल झील भी यहां पर पाई जाती है, लवणी, और इसका विस्तार जो है वो इथोपिया में, इथोपिया में इसका विस्तार है। इसे इथोपियन उच्च भूमि, अबीसीनियन पठार के नाम से जाना जाता है। हमने 7 पठार देखे, 7 पठारों में हमने देखा गिन्नी, पहला पठार हमारा गिन्नी था। गिन्नी के पठार में हमने देखा कि यहां लोमा पर्वत और इसके साथ में फाउटा जालोन पठार था, जिसका विस्तार जो था गिन्नी में था, और ये जल विभाजक का कार्य करता था। ये हमने देखा गिन्नी उच्च भूमि। फिर हमने देखा जोस का पठार, नाइजर और नाइजीरिया, एनएन में विस्तृत था, नाइजर नाइजीरिया में, और यहां टिन के भंडार पाए जा रहे थे। फिर हमने पढ़ा कतंगा का पठार, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और जाम्बिया, इन 2 देशों में इसका विस्तार था, और यहां पर तांबा और कोबाल्ट के हमें भंडार पाए जा रहे थे। इसके बाद हमने अगला पठार पढ़ा, अगला पठार था बी का पठार, एंगोला में स्थित था, एंगोला, और यहां पर हमें बॉक्साइट मिल रहा था। फिर हम साउथ अफ्रीका गए, साउथ अफ्रीका में हमें मिला वृहत्कारु का पठार। इसमें जो हमें खनिज मिल रहे थे, सोना, प्लेटिनम, हीरा, कोयला आदि खनिज यहां वृहत्कारु के पठार मिले। फिर हम आए, छठा जो हमारा पठार था वो ये विषुवत रेखा गुजर रही थी, इस विषुवत रेखा के पास था अफ्रीकन उच्च भूमि। ये जो अफ्रीकन उच्च भूमि है, अफ्रीकन उच्च भूमि में एक तो हमने देखा था यहां पर माउंट किलिमंजारो, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत था। एक हमने देखी थी झील, यहां जो झील थी वो थी विक्टोरिया झील, ये दोनों चीज इसी में थी। इसके अलावा हमने देखा यहां मसाई जनजाति भी निवास करती है, मसाई जनजाति यहां निवास करती, और ये अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका सबसे बड़ा पठार था, ये हमने देखा था। इसके बाद अगला जो पठार पढ़ा हमने वो पढ़ा इथोपियन उच्च भूमि। ऊपर की साइड जब हम जाएंगे पूर्वी अफ्रीका में, तो यहां पर है इथोपिया देश, लगभग इस तरह क्या करती है। इसमें जो पठारी प्रदेश पाया जाता है वो है इथोपियन उच्च भूमि। यहां जो है 2 झील, एक तो झील पाई जाएगी ताना, ताना झील जो है इससे ब्लू नाइल नदी का उद्गम होता है, ब्लू नील नदी का उद्गम होता है, जो आगे जाके नील नदी मिलेगी और नील नदी का निर्माण करेगी व्हाइट नील के साथ मिलकर, ठीक है। और दूसरी एक खारे पानी की झील है जिसका नाम अस्सल झील है, यहां पर यह खारे पानी की झील।
ये कुल मिलाकर हमने 7 पठार पढ़े अफ्रीका महाद्वीप में। अब हम देखते हैं अफ्रीका महाद्वीप के मैदान। मैदानों में बात करें तो सबसे पहले देखेंगे हम सवाना घास के मैदान। सवाना जो घास के मैदान है उनका जो विस्तार है, पहले एक बार हम मैप पर चलते। ये है 0 डिग्री भूमध्य रेखा जो कि गुजर रही है, 0 डिग्री इक्वेटर। इस 0 डिग्री इक्वेटर के इस साइड में, जहां मैं ग्रीन से बना रहा हूं, उत्तर और दक्षिण में एक मैदानी भाग पाया जाता है, जिसमें जो घास पाई जाती है उसे सवाना घास के मैदान कहते हैं। इस मैदान का नाम जो है वो सवाना घास के मैदान कहलाता है। ये सवाना घास के मैदान है। विश्वत रेखा के क्षेत्र में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये बात आपको याद रखना चाहिए, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। एक और घास के मैदान पाए जाएंगे इस साइड में, साउथ अफ्रीका में। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, इनका जो नाम है, इनका नाम वेल्ड्स है। जब हम मरुस्थल पढ़ेंगे तो हम मरुस्थल में देखेंगे कि यहां पर जो है सहारा मरुस्थल का विस्तार है। इस सहारा मरुस्थल के तो दक्षिण में और इस सवाना घास के मैदान के उत्तर में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे सहोल या साहोल बोला जाता है। यह इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र होता है। इन दोनों का संक्रमण क्षेत्र है। यह बंजर भूमि है, बिल्कुल बंजर भूमि है। लेकिन यहां का कुछ क्षेत्र है जहां पर नाइजीरिया नदी आती है और नाइजर का डेल्टा बनता है। नाइजर नदी बहती है जिसका डेल्टा बनता है, वो जो क्षेत्र है वो उपजाऊ है। ये जो मैंने अभी घास के मैदान बनाए थे सवाना, इसमें एक सेरेंगेटी का मैदान आता है। उस सेरेंगेटी का मैदान जो है वो सवाना घास का मैदान है, वो इस क्षेत्र में पाया जाता है, तंजानिया में। ये सेरेंगेटी का मैदान। अब तक हमने देखा, हमने क्या क्या देखा अब तक? एक बार दोबारा मैप पर समझिए। ये गुजर रही है भूमध्य रेखा, ठीक है। इस भूमध्य रेखा के उत्तर इस साइड में और इस साइड में एक घास के मैदान पाए जाते हैं जिन्हें सवाना घास के मैदान कहते हैं। ये जो घास के मैदान है ये सवाना है और ये उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। फिर दूसरे घास के मैदान जो अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं वो यहां पर है। ये जो घास का मैदान है इसे वेल्ड्स कहते हैं और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। अब यहां हम ऊपर चलेंगे, जब हम मरुस्थल पढ़ेंगे मैदानों के बाद, तो यहां पर एक मरुस्थल पाया जाता है जिसे सहारा बोलते हैं। सहारा मरुस्थल यहां पर इसके बोला जाता है। ये सहारा मरुस्थल और इसके बीच में जो वाला भाग है, ये मैं रेड लाइन से जो बना रहा हूं, ये वाला भाग जो है ये साहेल कहलाता है। ये एक बंजर भूमि है, बंजर भूमि है। सहारा के तो दक्षिण में और सवाना के उत्तर में, पर यहां पर एक नाइजर नदी बहकर आती है और वो नाइजर का डेल्टा बनाती है। वो जो डेल्टा वाला जो क्षेत्र है ना, वो उपजाऊ क्षेत्र है। साहेल एक बंजर भूमि है, अर्ध शुष्क बंजर भूमि है ये साहेल, ठीक है। सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जिनका विस्तार लगभग आधे अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। और वेल्ड्स जो है ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है जिनका विस्तार दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। सहारा मरुस्थल हम बाद में पढ़ेंगे मैदानों के बाद। ये साहेल वाला क्षेत्र, एक जो क्षेत्र है ना तंजानिया में, यहां पर एक क्षेत्र पाया जाएगा, ये वाला क्षेत्र मान लो, ये है सेरेंगेटी का मैदान। ये सेरेंगेटी का जो मैदान है ये सवाना घास के ही मैदान है और ये तंजानिया में पाया जाता है। इसका स्थानीय नाम सेरेंगेटी के मैदान है। ये आपको याद रखना है। अब एक चीज और है इसमें, स्वाहिली तट, मैं इसका नाम बोल रहा था। ये जो स्वाहिली तट है ये हिंद महासागर के पास इस क्षेत्र में, ये जो भाग है ये कहलाता है स्वाहिली तट। ये रेतीला है, रेतीला तट है। इस पर प्रवाल भित्तियां और द्वीप पाए जाते हैं। यहां छोटे छोटे द्वीप होंगे जो इस क्षेत्र में बने हुए हैं स्वाहिली तट पर, हिंद महासागर के तटीय क्षेत्र में, ठीक है। ये चीजें हमें पढ़नी है। आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ना शुरू करते हैं सवाना घास के मैदान। सवाना घास के जो मैदान है विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में स्थित उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। मान लिया ये विषुवत रेखा गुजर रही है, इसके ऊपर की साइड
और नीचे की साइड ये जो घास के मैदान है ना, ये कहे जाते हैं सवाना घास के मैदान, जो इस महाद्वीप के लगभग आधे हिस्से पर फैली हुई है। जो पूरा अफ्रीका महाद्वीप है ना, उसके आधे हिस्से पर फैली हुई है। यहां पर वर्षा सीमित होती है। सीमित वर्षा के कारण लंबी, मोटी और पौष्टिक घास पाई जाती है। इन मैदानों का सर्वाधिक विस्तार सूडान देश में, यह आपको याद रखना है। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में इनका विस्तार है। पौष्टिक घास यहां पाई जाती है। लगभग आधे महाद्वीप के क्षेत्रफल को ये लोग कवर कर लेते हैं। और यहां पर मैदानों का जो सर्वाधिक विस्तार है वो सूडान में पाया जाता है। यह हमें याद रखना है। आगे चलते हैं। सेरेंगेटी के मैदान, ये मैंने आपको वहां पढ़ाया था। सवाना के सबसे बड़े मैदानों में से एक मैदान है जिसका विस्तार तंजानिया में। ये टर्म आपको याद रखनी है, ये शब्द आपको याद रखना है। पूछ सकता है कि सेरेंगेटी के मैदान कहां है, तो वो तंजानिया में। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। साहेल, सवाना घास के मैदान के उत्तर में। अभी मैंने पढ़ा ये विषुवत रेखा थी और यहां पर ये सवाना घास के मैदान थे। ये मान लिया सवाना घास में, तो इसके तो उत्तर में, इस वाले क्षेत्र में। ठीक है, और सहारा मरुस्थल के दक्षिण में, ये सहारा मरुस्थल हमने बना लिया। इसके दक्षिण में ये सहारा मरुस्थल है, इनके दक्षिण में, इसके इधर और इसके ऊपर की साइड में, मतलब इन दोनों के बीच में एक क्षेत्र पाया जाएगा, ये वाला जिसको मैं रेड लाइन से बना रहा हूं। ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है साहेल। ये साहेल क्षेत्र कहलाता है। ये अर्धशुष्क परिस्थितियां यहां पर पाई जाती हैं और ये एक बंजर भूमि है। संक्रमण पट्टी है, ऊपर से सहारा का मिल रहा है, नीचे से सवाना का मिल रहा है। एक संक्रमण पट्टी का ये लोग निर्माण करते हैं। ये देखो, ये सहारा के मैदान है और ये ऊपर जो है मरुस्थल है। ये मरुस्थल का एरिया है, ये मैदान का एरिया। जब ये दोनों मिल रहे हैं तो इसकी संक्रमण पेटी के रूप में अर्धशुष्क परिस्थितियां यहां पर पाई जाती हैं और ये साहेल का मैदान का निर्माण करते हैं। साहेल मैदान जो है ये एक बंजर भूमि होती है। बंजर भूमि है, यहां पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता। लेकिन नाइजर जो नदी बहती है वो एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस क्षेत्र में ये थोड़ा बहुत उपजाऊ मैदान है, मतलब उपजाऊ क्षेत्र है। तो ये साहेल है, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। स्वाहिली तट हमने देखा, ये जो भाग था ये लगभग नीचे वाला एरिया बनाता है। यहां पर सोमालिया, जो हमने देखा था विषुवत रेखा यहां से निकलती है बाहर, सोमालिया और मोजाम्बिक, ये जो देश है इसके हिंद महासागर, ये हिंद महासागर का क्षेत्र, इसका जो तटीय भाग है ना, यहां पर बनता है स्वाहिली तट। यहां पर स्वाहिली तट का निर्माण होता है। एक बार फिर देखो, हाँ नए मैप पर देखो, ये जो भाग है ये नीचे का भाग है साउथ अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का नीचे वाला भाग। इसके इस वाले भाग में ये जो देश है ये सोमालिया है, सोमालिया के नीचे मोजाम्बिक है। इन दोनों के बीच में यहां पर स्वाहिली तट का निर्माण हो रहा है। ये स्वाहिली तट है। ये तट जो है ये हिंद महासागर, यहां पर हिंद महासागर है। हिंद महासागर के जो तटीय भाग है यहां पर प्रवाल भित्तियों का निर्माण होगा और द्वीपीय देशों का निर्माण होगा। जबकि ये जो तट है ना, ये रेतीला तट है। ये रेतीला तट है, ये हमें याद रखना, ये स्वाहिली तट है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं वेल्ड्स, दक्षिण अफ्रीका में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। हमने देखा ये पूरा भाग है नीचे का। ये जो भाग है ये है साउथ अफ्रीका। इस साउथ अफ्रीका में जो घास के मैदान ये मैं अभी बना रहा हूं, ये जो घास के मैदान है ये वेल्ड्स के नाम से जाने जाते हैं। और वेल्ड्स जो घास के मैदान है वो शीतोष्ण कटिबंधीय है और यहां मेरिनो भेड़ पाई जाती है, जिससे अच्छी किस्म की ऊन के लिए प्रसिद्ध है। मेरिनो भेड़ यहां पर पाली जाती है। मेरिनो भेड़ यहां पर पाली जाएगी, मेरिनो भेड़। ठीक है, इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? इस क्लास में हमने पढ़ा पठार। पठार में हमने 7 पठार पढ़े। कौन कौन से? गिन्नी, जोस, कतंगा, बी, व्रतकारु, अफ्रीकन, पूर्वी अफ्रीकन और इथोपियन, इथोपियन उच्चभूमि। ये हमने पढ़ा 7 पठार। इसके अलावा हमने मैदानों में देखा। मैदानों में हमने क्या देखा? सबसे पहले पढ़े हमने सवाना घास के मैदान, लगभग आधे अफ्रीका महाद्वीप पर फैले हुए हैं। उत्तर और दक्षिण विषुवत रेखा के हैं और ये जो मैदान है इनमें पौष्टिक घास पाई जाती है और सूडान में इनका सबसे ज्यादा विस्तार है। इनके जो बड़े बड़े मैदान है उनमें से एक मैदान का नाम सेरेंगेटी है जो कि तंजानिया में पाया जाता है। फिर हमने पढ़ा साहेल क्षेत्र। साहेल क्षेत्र क्या था? नीचे तो था सवाना, ऊपर था सहारा। इन दोनों के बीच में जो संक्रमण क्षेत्र बन रहा था
ये जो संक्रमण क्षेत्र था ये कहला रहा था साहेल। ये एक बंजर भूमि था, हमने इसके बारे में पढ़ा कि ये बंजर भूमि का निर्माण होता है। फिर हमने पढ़ा ये अफ्रीका महाद्वीप हमने बना लिया, इसका ये वाला देश था सोमालिया और ये वाला था मोजाम्बिक। यहां पर एक तट का निर्माण हो रहा था जिसे बोलते थे स्वाहिली तट। ये हिंद महासागर के साथ जाता था, ये हिंद महासागर है। यहां जो स्वाहिली तट था ये रेतीला तट था, रेतीला तट है, और यहां पर प्रवाल भित्तियां और द्वीपीय द्वीप का निर्माण यहां पर हो रहा था। इसके बाद हमने पढ़ा वेल्स। वेल्स में हमने देखा कि ये अब दक्षिण अफ्रीका का नीचे वाला भाग मान ले, अफ्रीका महाद्वीप का नीचे वाला भाग, इसमें ये दक्षिण अफ्रीका है। इसमें जो शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जो पाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है वेल्स। आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में हम मरुस्थल, नदियां और झीलें पढ़ेंगे। इसलिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।